नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में अपना टॉपिक होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो देखें, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ये भाग 3 में हैं, जबकि अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। तो ये पूछा जाए कि कहां से लिए गए मौलिक अधिकार? अमेरिका से, भाग 3 में हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। देखें, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा गया है। देखें, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। यानी मूल संविधान का अर्थ है 26 जनवरी 1950। यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7, जो इस प्रकार हैं। पहला था समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22। इसी प्रकार तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी 23 से 24। इसी प्रकार चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। इसी प्रकार पांचवा था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि 29-30। इसी प्रकार छठा मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, जबकि 7वां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जी? 6। यानी जो संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो ये पूछा जाए कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है और इसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जो अनुच्छेद 300 क में है। तो इस प्रकार ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, जबकि मूल संविधान में कितने थे? 7। देखें, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। देखें, इनकी संख्या अपने को ध्यान रखनी है। डायरेक्ट ये पूछा जाए कि समानता का अधिकार टोटल कुल कितने अनुच्छेदों में है, तो समानता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेद हो गए जी? टोटल 5 हो गए। क्यों?
14, 15, 16, 17, 18। जल्दीबाजी में डायरेक्ट 14 और 4 18 नहीं करना है। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 5 हैं। अब देखते हैं एक एक अनुच्छेद। तो आर्टिकल 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में है। तो ये पूछा जाए कि कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में है। कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि कानून का समान संरक्षण कहां से लिया गया है जी? अमेरिका से लिया गया है। इसी प्रकार अपन लोग इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। एक इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 17। यानी आर्टिकल 17 में क्या है? तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है जी। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 17। यानी कोई भी जातीय भेदभाव नहीं करेगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? आर्टिकल 17। जातीय भेदभाव को खत्म किया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 18 है, अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है जी। उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में किया गया है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। तो आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 17 ने अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। इसी प्रकार आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। आर्टिकल 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। लेकिन ज्यों ही 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में और उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो जो अनुच्छेद 19 में जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी वो भी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हट गई। तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? 6। यानी 19(1) के तहत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं जी? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इसी प्रकार इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, या इसको अपन लोग ऐसे भी कह सकते हैं प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक या जीवन जीने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है। तो ये पूछा जाए कि जीवन जीने का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। इसी प्रकार इसमें एक आर्टिकल है 21 का, यानी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये पूछा जाए कि आर्टिकल 21 के में क्या है? शिक्षा का अधिकार यानी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। जबकि आर्टिकल 21 में है जीवन जीने का अधिकार। इसी प्रकार एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को
आप किसी भी कार्य पर, कारखाने या जोखिम भरे कार्य पर नहीं लगा सकते। तो ये पूछा जाए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी कार्य पर नहीं लगा सकते, ये बात कौन से अनुच्छेद में है जी? अनुच्छेद 24 में है। इसी प्रकार एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 25, यानी धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी सभी को अपने अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने की क्या है? छूट है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 25 में है। इसी प्रकार एक आर्टिकल है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 क्या नाम है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल को कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। और इसी आर्टिकल के तहत, यानी आर्टिकल 32 के तहत ही यदि अपने को ये जितने भी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार, यदि इनका हनन होता है तो अपन लोग आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकते हैं। जैसे एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 परमादेश, 3 प्रतिषेध, 4 उत्प्रेषण और 5 है जी अधिकार पर्चा। तो इस प्रकार आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। इस प्रकार आर्टिकल 32 के तहत यदि अपने इनका हनन होता है मौलिक अधिकारों को, तो अपन लोग आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो आज का अपना ये टॉपिक है। तो देखें, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है जी, अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, जबकि ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं और कौन से देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये पूछा जाए कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। अब देखते हैं एक एक नीति निर्देशक तत्वों को 36 से 51 तक हैं, कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। जैसे आर्टिकल 36 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 36 में लिखा है कि इसमें राज्य की परिभाषा है। तो राज्य की परिभाषा कौन से में है जी? आर्टिकल 36 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 37 यानी अनुच्छेद 37 में क्या है? तो अनुच्छेद 37 में है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। यानी नीति निर्देशक तत्व
वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यानी यदि नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो जाए तो अपन लोग याचिका दायर नहीं कर सकते, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। जबकि मौलिक अधिकार क्या है जी, वाद योग्य हैं। यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो अपन लोग आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। जबकि यदि नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो जाए तो इस प्रकार कोई भी याचिका जारी नहीं की जा सकती। कहने का अर्थ है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है। इसी प्रकार आर्टिकल है 38। आर्टिकल 38 में है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे लोक कल्याण में क्या हो, वृद्धि हो। यानी राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे लोक कल्याण में क्या हो, वृद्धि हो। इसी प्रकार आर्टिकल 39 है, और आर्टिकल 39A में है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। यानी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कौन प्रदान करे, राज्य प्रदान करे। ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 39 में है। अब है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 यानी राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे। यानी ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख आर्टिकल 40 में। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि अनुच्छेद 40 में क्या है, तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित। इसी प्रकार आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी, समान नागरिक संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। तो ये पूछा जाए कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 44 में। जबकि ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 40 में है, और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। इसी प्रकार अनुच्छेद 45 यानी आर्टिकल 45 में क्या है, तो आर्टिकल 45 में है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। इससे पहले इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख था, लेकिन अब वर्तमान में आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 45 में है। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 है SC, ST व OBC को शिक्षा व आर्थिक सहायता राज्य प्रदान करे। यानी SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा व आर्थिक सहायता कौन प्रदान करे, राज्य प्रदान करे। ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 46 में है। इसी प्रकार अनुच्छेद 47 है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में है कि लोक स्वास्थ्य पोषाहार एवं जीवन स्तर को सुधारना, लोक स्वास्थ्य पोषाहार एवं जीवन स्तर को सुधारना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है।
राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 47 में है। यानी लोक स्वास्थ्य, पोषण एवं जीवन स्तर को सुधारना राज्य का क्या है? प्राथमिक कर्तव्य है। इसी प्रकार आर्टिकल 48 है, अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख आर्टिकल 48 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 49, आर्टिकल 48 का वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण कौन से आर्टिकल में है जी? वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण आर्टिकल 48 क में है। जबकि 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन। इसी प्रकार आर्टिकल 49 है, आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 49 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 50 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 51 यानी विदेश नीति, विदेश नीति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो विदेश नीति का उल्लेख आर्टिकल 51 में है। यानी विदेश नीति, या इसको ऐसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख आर्टिकल 51 में है। या विदेश नीति कौन से में है जी? आर्टिकल 51 में। तो कहने का अर्थ है कि अपन ने नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए भाग 4 में हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। देखें, नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकारों में दो अंतर हैं। एक तो नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है जी? सकारात्मक है। जबकि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो देखें, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। तो ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है जी, जबकि अनुच्छेद 51 क में है। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है। देखें, मूल ये पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। यानी मूल संविधान का अर्थ है कि जिस दिन भारत का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। यानी भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो ये पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को
42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976। और 1976 में कितने जोड़े गए जी? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। जबकि जो ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, 10 मौलिक कर्तव्य, ये कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। और 1976 में कितने जोड़े गए? 10। जबकि ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। जबकि जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। अब है कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो इसमें कहने का अर्थ है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। तो यहां पर राष्ट्रगीत शब्द नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। यहां पर आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यहां पर राष्ट्रगीत का प्रयोग नहीं है, यानी राष्ट्रगीत शब्द नहीं है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों को हृदय में संजोए रखें। इसी प्रकार तीसरा है कि भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की क्या करें? रक्षा करें। इसी प्रकार चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर तत्पर रहें। इसी प्रकार पांचवा मौलिक कर्तव्य है कि सभी लोगों में समरसता एवं भाईचारे की भावना का क्या करें? विकास करें और कोई ऐसा कार्य न करें जो कि महिलाओं के विरुद्ध हो। इसी प्रकार छठा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। इसी प्रकार सातवां मौलिक कर्तव्य है कि पर्यावरण, वन, वन्य जीव, इनकी क्या करें जी? सुरक्षा करें। इसी प्रकार आठवां मौलिक कर्तव्य है मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का क्या करें? विकास करें। यहाँ पर 4 शब्द हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का क्या करें? विकास करें। 9वां मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करें। इसी प्रकार 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, इसके तहत ये कहा गया है कि माँ बाप का यह कर्तव्य है, यानी माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। तो इस प्रकार वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति और 1976 में कितने जोड़े गए? 10, जबकि वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स और एसके कोचिंग सेंटर के एडिटिंग और टीचिंग स्टाफ से हूँ। दोस्तों, जो विद्यार्थी एमआर की तैयारी कर रहा है उनके लिए एसके बुक्स पब्लिकेशन लेकर आया है। ये गाइड है, साथ ही ये पेपर सेट है, अभ्यास पेपर सेट है। इसमें आपको
57 पेपर्स आपको एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे। बात करें दोस्तों एमआर भर्ती के बारे में, संपूर्ण जानकारी के लिए आप ये QR कोड दे रखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये QR कोड आप स्कैन करें और कंप्लीट जो एमआर भर्ती से संबंधित जानकारी है वो आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एमआर भर्ती के बारे में हम बात करें तो एमआर जो भर्ती है ये पहली बार 2 स्टेजेस में हो रही है। पहले ये 1 स्टेज में होती थी, लेकिन अब की बार से ये भर्ती 2 स्टेजेस में हो रही है। स्टेज फर्स्ट के लिए जो स्टेज फर्स्ट है वो MR INET के माध्यम से हो रहा है, यानी कि MR इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। जो ये टेस्ट होगा वो CBT के माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपको मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होगा, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस से 25 क्वेश्चन, साथ ही जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों ही पार्टों में आपको पास होना जरूरी है। उसी आधार पर, उसी जो सिलेबस और पैटर्न के आधार पर ये गाइड को बनाया गया है। इस गाइड के अंदर आपको 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे और साथ ही उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसमें QR कोड दे रखा है हर मॉडल पेपर के सामने, आप QR कोड स्कैन करें और कंप्लीट उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें जो MR की जो पहले भर्तियाँ होती थी उनके क्वेश्चनों का, साथ ही जो सामान्य स्तर की जो परीक्षाएं होती है उनके क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों ही गाइड्स को, ये गाइड है और ये पेपर सेट है, इनको लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अनुसार हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उनके द्वारा बनाया गया है। क्योंकि डिफेंस क्षेत्र में हमारी संस्थान को बुक प्रकाशन करने का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है। उसी अनुभव के आधार पर ये गाइड तैयार की गई है और ये पेपर सेट तैयार किया गया है, जिसमें आपको 57 पेपर्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी आसानी के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर हम देखें तो आर्मी NER-GD का जो एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल माह में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें लगभग 85 से 95% क्वेश्चन हमारी SK बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हमारा कोचिंग सेंटर है नांगल नूनिया हरियाणा में, वहां आप कोचिंग कर सकते हैं। वहां हॉस्टल सुविधा भी है, एक्सपर्ट टीम द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9812015967। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा कोचिंग सेंटर के। आप अधिक जानकारी के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।